हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स के लिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के, और कौन कौन से मेथड हैं जो अप्लाई होते हैं डेप्रिसिएशन के, सारा कुछ डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसकी मीनिंग के साथ में। डेप्रिसिएशन, जैसा नाम से ही आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है किसी भी एसेट की वैल्यू को। ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एसेट जब हम यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं तो अपने आप उसमें कमी आती है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसमें वो डिक्रीज करता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जो भी आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं वो उनकी वैल्यू को जो कम करना, यानी फॉल इन द वैल्यू, उनकी वैल्यू में जो कमी आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका यूज़ होता है और विथ इफ्लुक्स और टाइम और ड्यू टू एब्सोलेंस और एक्सीडेंट। या तो उसमें कुछ एब्सोलेंस होगा या एक्सीडेंट हो जाएगा उस एसेट का, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये पोजीशन हमारी डेप्रिसिएशन कहलाती है। डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट, कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअली फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक परमानेंट, कंटिन्यू, ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें जो फिक्स एसेट होती है उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है। लेट अस कंसीडर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी दी गई हैं जिनमें पहली है, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिमेंशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो ये परमानेंट और जो कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें जो किसी भी एसेट की क्वालिटी क्वांटिटी और उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, जिसमें स्पेशलर, पेंगलर है, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ICMA लंदन है, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है। तो ये नॉर्मल सी सब एक समरी ने एक ही बात की है कि जो भी आपकी एसेट की वैल्यू होगी वो जो डिक्रीज़ होती है वो किन रीज़न से हो सकती है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सभी राइटर्स ने यही कहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन का क्या कैरेक्टर है? सबसे पहला है, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक फॉल है, एक गिरावट है बुक वैल्यू किसी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की। टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट जो हमें दिखाई देती हैं, तो उनकी बुक वैल्यू में कमी आना। बुक वैल्यू का मतलब जिस जिस प्राइस पे उनको अपनी बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते हैं, इसको बुक वैल्यू बोला जाता है। और जब ये डेप्रिशिएट होकर दिखाई जाती है तो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहलाती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज परमानेंट, ग्रेजुअल एंड ए कंटिन्यूस नेचर। तो जो भी आपकी एसेट होंगी वो जब उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो परमानेंट भी हो सकती है, ग्रेजुअल भी हो सकती है, और कंटिन्यूइंग नेचर से होती हैं ये सभी की सभी। इट इज़ द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट आइदर ड्यू टू यूज़ और विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम। या तो ये जो एसेट है इनकी वैल्यू कैसे डाउन हो सकती है? या तो आप उनका परमानेंट यूज़ कर रहे हो, या आप उनको रखे रहिए, रखे रखे वो ऑटोमेटिक उनकी जो वैल्यू है वो डाउन होती चली जाती है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी। इट ऑकर्स ग्रेजुअली अनलेस इट बिकम एब्सोलेट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कई बार ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा बहुत पुराना आपका टेलीविज़न पड़ा हुआ है, तो वो टेलीविज़न क्या है, अभी ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था पहले, अभी आप देखिए कितनी मॉडर्न टीवीज़ आ गई हैं। तो वो वैल्यू क्या हुई, उसकी ऑटोमेटिक डाउन हो गई, क्योंकि अब उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं। अगर आप अब मार्केट में उसको बेच नहीं जाओगे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी को, 50 रुपये से ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है। तो पहले आपने उसको 3,000 या 4,000 रुपये में ख़रीदा होगा, आज उसकी वैल्यू 50 रुपये है। तो ये किस कारण से है? डेप्रिसिएशन के कारण है। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंसेस है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो ये कॉस्ट को एलोकेट करता है, इसका एक प्रोसेस है ये, जिसमें जो एसेट की वैल्यू होती है
उसकी एक्सपेक्टेड जो यूज़फुल लाइफ होती है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की यूज़फुल लाइफ, एक सरकारी जो हमारे दफ्तर होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वहाँ 5 साल से 6 साल होती है। 5 साल 6 साल उनकी यूज़फुल लाइफ मानी जाती है। अब सपोज करिए कि आपने जो कंप्यूटर लिया है उसकी 5 साल लाइफ है, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ये 20% रेट ये लगाते होंगे। तो ये इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसी को बोला जाता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और नॉट। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि डेप्रिसिएशन जो है इसको हम ट्रीट करते हैं कहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस होता है और नॉन कैश में होता है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या प्रॉफिट अर्न ना कर रहा हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। डेप्रिसिएशन अपने तरीके से लगता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एक्सेप्ट लैंड। यहाँ पे लैंड को एक्सेप्ट इसलिए किया गया है क्योंकि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। आपने अपने आसपास की लाइफ में आसपास के लोगों में देखा होगा या आसपास के एरिया में देखा होगा, ज़मीन का रेट कभी कम नहीं हुआ है, उसका रेट बढ़ा गया है, बढ़ता ही रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। आपने बिल्डिंग देखी होगी, जिस बिल्डिंग में आप स्वयं रहते हैं उस बिल्डिंग में आप देखिए हर साल आपको कलर कराना पड़ता है या हर 2 साल में कलर पड़ता है, कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है, उसका आप मेंटेनेंस करवाते हैं। या फिर आप अपनी गाड़ी ले लीजिए, जिस गाड़ी में आप चलते होंगे उसका मेंटेनेंस करवाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक डेप्रिसिएशन है उस पर्टिकुलर एसेट का। कौन सी वाली एसेट का? जो टेंजिबल एसेट है आपकी, जो दिख रही है आपको, जो आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो उन सब पे जो ये गिरावट आती है, उनकी प्राइस में गिरावट आती है या उनकी कलरिंग में ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब आपकी डेप्रिसिएशन में आती हैं। दिस टर्म इज़ नॉट यूज फॉर वेस्टिंग एंड fictitious assets such as depletion of nature resources and amortization of goodwill respectively। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये वेस्टिंग एंड fictitious एसेट के लिए यूज़ नहीं है, जिसमें डेप्लेशन भी है। अब डेप्लेशन का क्या मतलब होता है? कि डेप्लेशन का मतलब होता है जब आप किसी एसेट को वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, तो एमोटाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि आप जैसे समय बीतता जाता है उसके साथ ही उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया। आप मान लीजिए किसी चीज़ का पेटेंट्स ले रखा है आपने और 10-20 साल हो गया है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो वो बेकार हो जाता है आपका। तो ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपके 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन एंड डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन के बारे में आपने समझ ही लिया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जिसमें आपकी एसेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। एमोटाइजेशन ए ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। जैसे पेटेंट्स हो गया, परचेज गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया। एमोटाइजेशन ओवर दियर यूजफुल लाइफ बीइंग इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर जो लागू होता है, जो उनकी वैल्यू को डिक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं एमोटाइजेशन। और डिप्लेशन का मतलब होता है जब किसी भी वेस्टिंग एसेट को आप एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं और वो वेस्ट होती है। ये मेनली जो यूज़ होता है ये वर्ड, ये मोस्टली आपका माइन के ऊपर होता है, जिसमें कोल माइन होता है, या इसके अलावा ऑयल वेल्स हैं, क्वारीज है और सैंड पिच है। तो इन सब में ये ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जो ये एसेट है हमारी पर्टिकुलर, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती हैं। तो जब हमारी पर्टिकुलर एसेट वेस्ट होंगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डेप्लेशन बोलेंगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको मैंने आगे काफ़ी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले इंटरनल काजेज है। इंटरनल के 2 काजेज हैं, पहला है वियर एंड टीयर और दूसरा है डिप्लेशन। इसके अलावा एक्सटर्नल काजेज हैं जिसमें ऑप्शनल्स और इनएडिक्वेसी। इसके अलावा है टाइम एलिमेंट्स और एबनॉर्मल ऑकरेंस। ये 4 मेन रीजंस हैं आपके जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। डेप्रिसिएशन के रीजंस हैं ये। तो पहला है इंटरनल रीज़न। इंटरनल रीज़न में सबसे पहले है वियर एंड टीयर। देखिए जब कोई प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल सफ़र करता है लॉस को, किसके लिए? अपनी यूटिलिटी के लिए। ड्यू टू वाइब्रेशन, केमिकल रिएक्शन, नेग्लेक्ट हैंडलिंग एंड रस्टिंग। तो इन सब कारण से जब हमारी एसेट की वैल्यू, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे मोटर व्हीकल हो,
अगर ये इनमें कुछ कमी आती है तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है किसका, डेप्रिसिएशन का। तो ये सिचुएशन को हम बोलते हैं बियर एंड टीयर। इसके अलावा सेकंड है इसमें डेप्लेशन। जब किसी भी एसेट का जो यूटिलिटी है या रिसोर्सेज है उनको हम ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलर एक्सट्रैक्शन यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो वेस्ट हो जाता है हमारा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेप्लेशन। इसके अलावा है यहाँ पे एक्सटर्नल और इकोनॉमिक क्लासेस, जिसमें सबसे पहले है ऑबलेंस। ऑबलेंस का मतलब यहाँ पे है इनोवेशन ऑफ बेटर सब्सटीट्यूशन, चेंज इन मार्केट डिमांड, imposition of legal restrictions may result into decreasing on asset। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई एसेट मार्केट में लॉन्च की है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है और हम इनोवेट कर रहे हैं या किसी और कंपनी ने इनोवेट किया और हमारे जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में ला दिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, डाउन हो गया, मार्केट में उसकी कोई सेल ही नहीं है। तो इस वजह से उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्राइस का वैल्यू नहीं रहेगा और वो ऑटोमेटिक डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यही आपका जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। तो इसके बाद है इनएडक्वेसी। इसमें है चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में लीड टू डिस्चार्ज इन एन एसेट। तो ये रीज़न है इसका इनएडक्वेसी का। इसके अलावा है टाइम एलिमेंट्स। टाइम एलिमेंट्स में क्या है, विद द पासेस ऑफ टाइम सम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक लीज, पेटेंट्स, कॉपीराइट etc लूज दियर वैल्यू और इफेक्टिवनेस। तो ये जो पर्टिकुलर एसेट होती है ये टाइम के साथ में क्या होती हैं, अपनी जो वैल्यू होती है उसको कम करती जाती हैं। तो ये जो यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है वेदर यूज और नॉट, चाहे उनका इस्तेमाल हो या ना हो, द वर्ड एमोटाइजेशन इज़ बेटर टर्म टू स्पीक फॉर द ग्रेजुअल फॉल इन दियर वैल्यू। तो यहाँ पे एमोटाइजेशन का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो टाइम एलिमेंट्स के लिए है, क्योंकि ये इसके लिए सबसे बेटर वर्ड है जब अपनी एसेट यानी जो इंटेंजिबल एसेट हैं वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू कम करती जाती हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है, एमोटाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल ऑकरेंस हैं, जो हमारी फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ कंडीशन है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का, जिसमें है एन एक्सीडेंट, फायर और नेचुरल कैलेमिटी कैन डैमेज द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट पार्सली और फुल्ली, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एसेट इज अफेक्टेड एंड रिड्यूस्ड। तो कोई भी एसेट हमारी है, अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें आग लग जाती है या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, जिससे वो हमारी एसेट पर्टिकुलर डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, तो वो भी एक डेप्रिसिएशन का कारण बनता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मेथड की। तो मेथड यहाँ पे 8 हैं, सबसे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसके फार्मूले को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका दूसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और इसका तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इसका चौथा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो चारों मेथड यानी जो एक नाम है इसके 4 नाम है, एक ही मेथड के 4 नाम हैं। इस पे एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है और ये रेट जो लगता है वो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन का पता चल जाएगा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको निकालना है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा इन चारों मेथड का जो नाम दिया गया है, एक ही मेथड के 4 नाम, इसका हम गुड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है और ये परसेंटेज कहाँ लागू होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस किसी भी एसेट के लिए। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई WDV ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है, 1 - n, और यहाँ पे है आगे नेट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाई 100। और यहाँ पे n का मतलब है लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स, तो 1 - n इक्वल टू n का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर। तो ये सेकंड मेथड है। थर्ड है हमारा एन्युटी मेथड, जिसके लिए है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन।
तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट या एसेट का इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिसको हम कंसीडरेशन में लेते हैं। इसके लिए फार्मूला है डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एनुअल फैक्टर, एनुअटी फैक्टर। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। इसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड, जिसको हम सिंकिंग फंड मेथड भी कहते हैं। इसका दो नाम है और इसमें हम जो किस तरीके से निकालते हैं, और इसको हम इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड विद डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू कैलकुलेशन। फार्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट सिंकिंग फंड टेबल फॉर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद है डेप्लेशन मेथड। डेप्लेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ऑन वेस्टिंग एसेट लाइक माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स, इन सब के लिए हम निकालते हैं। और इसके लिए डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है वो है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट यानी यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर इन यूनिट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा है मशीन आवर रेट मेथड, जिसको हम सर्विस आवर मेथड भी कहते हैं। इसमें एप्लीकेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल है, इस बेसिस पे हम निकालते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट इन आवर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस तरीके से निकालते हैं। और इसके बाद हमारा मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जिसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी जो मशीनरी है या जो ऑन मशीनरी जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसके बेसिस पे निकालते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, इसका फार्मूला है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे है मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा लास्ट मेथड है हमारा सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से करते हैं। और डेप्रिसिएशन इसमें लगाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग करंट ईयर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर डिजिट ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ ईयर डिजिट का मतलब यहाँ पे है, इसको हम निकालने का तरीका यहाँ पे जो नीचे दिया गया है, इसको करने का तरीका है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और उम्मीद है यहाँ से 1 या 2 या ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेथड आप देख लीजिएगा, इसका फार्मूला देख लीजिएगा, और इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे आसानी से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।